हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बैंकिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है आशीष पहुजा, मैं आपको क्वांटम रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैं आपके लिए आज लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शंस लेकर आया हूँ। ठीक है, ऑल्दो रीजनिंग में हमारे काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे चैप्टर रिमेनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा मशीन इनपुट बचा हुआ है। ठीक है, मशीन इनपुट हमारा बचा हुआ है। हमारा डेटा सफिशिएंसी बचा हुआ है। ठीक है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट हमारा बचा हुआ है। ठीक है, ये तीन चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, रीजनिंग में, जो कि हमारे वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। कौन कौन से? मशीन इनपुट बचा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी बचा हुआ है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट बचा हुआ है। तो चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं, वो है अल्फान्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉजिज्म, और शायद एक चैप्टर में, एक आधा चैप्टर में भूल भी रहा हूँ बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको काफी मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया इन तीन चैप्टर्स के अलावा। ये तीन चैप्टर्स प्लस जो मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट कवर कराया है रीजनिंग का, वो हमारा है उसका वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। वर्बल रीजनिंग के साथ हमें एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलती है। सिर्फ ओनली ये किसमें है? ओनली मेंस एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ओनली मेंस के लिए। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कॉज एंड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज, डेटा फ्लो डायग्राम एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं और इनकी 8 वीडियो आपके पास आएंगी। ठीक है, इसमें कोई मॉडरेट या डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन मैं आपको अलग अलग नहीं कराऊंगा। मॉडरेट डिफिकल्ट सब एक ही वीडियो में लेकर आऊंगा। इन 8 चैप्टर्स की आपके पास सिर्फ सिंगल वीडियो होगी। इनको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उन बातों को और उन रूल्स के बेस पे आप अगर 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो कम से कम 8 आपके सही जाएंगे। ठीक है, हालांकि लॉजिकल रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यू कैन मेक 10 आउट ऑफ 10 विद दोज रूल्स जो मैं आपको बताऊंगा और जो मैं आपको लिख पाऊंगा। ठीक है, 8 में से 10 नॉर्मली बंदा ठीक कर लेता है। ठीक है, अपनी लॉजिकल सेंस से, या फिर अगर रूल्स ना पढ़े होगे, लेकिन अगर आप रूल्स पढ़ोगे तो आप 10 आउट ऑफ 10 ठीक करके आओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, पहला चैप्टर हमारे पास है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सिर्फ मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ मेंस का पार्ट है, प्रीलिम्स में ये नहीं आता। प्रीलिम्स में क्या आता है वो मेरी सिलेबस वाली वीडियो में आप देख लेना। और प्रीलिम्स के लिए आपके लिए 3 चैप्टर्स हमारे अभी बचाए हुए हैं, ये मैं चैप्टर्स आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण और उसका प्रभाव। ठीक है, कारण और उसका प्रभाव। क्वेश्चन इससे कैसे पूछे जाते हैं वो चैप्टर के दौरान आपको पता चलेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन का यहाँ पर मतलब है कि कुछ घटना हुई है और उस पर हमें कुछ एक्शन लेना है, तो वो एक्शन क्या सही होना चाहिए या फिर क्या गलत एक्शन होना चाहिए, वो हमें चूज करना पड़ता है, वो डिसाइड करना पड़ता है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, एजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, एजम करना, कोई भी चीज अपने मन से सोच लेना। ठीक है, तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, असम्पशन दिए होंगे। ठीक है, आपको पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट है इससे ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? देखो, आर्ग्यूमेंट में 2 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक वीक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, किसी सिचुएशन के हम फेवर में बात बोलते हैं तो वहां पर भी आर्ग्यूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लेकिन कभी कभी उसके अगेंस्ट में हम बात बोलते हैं तो वहां पर भी आर्ग्यूमेंट वीक हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों पे सहमति हो जाती है। कभी कभार जैसे कोई किसी से बात कर रहा है, वो कह रहा है कि हाँ यार तेरी बात सही है, फिर उसको कोई बात उसकी काट के दूसरा बंदा एक बोलता है कि नहीं यार इससे ये नुकसान भी हो सकता है, तो फिर वो उसमें भी एग्री कर लेता है, हाँ यार ये बात भी तो सही कह रहा है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही एक चीज को फॉलो कर देते हैं। ठीक है, तो वो मैं आर्ग्यूमेंट्स में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। स्टेटमेंट आपको दे देगा और निष्कर्ष आपको
दे देगा या फिर आपको निकालने होंगे, वो चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इनकी मतलब आपको बता रहा हूँ। इन्फरेंस फ्रॉम पैसेज, एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको इन्फर करके बताना है कि क्या इस पैसेज में जो कहा गया है वो यही बात है, ठीक है, क्या यही सोच के कहा गया है, तो ऐसे करके। डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है, डेटा हमें दे देता है, डायग्रामिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा की डायग्राम के थ्रू दे देता है, उससे हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कुछ डेटा होता है हमें और उस डेटा का यूज करके हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। बहुत सारे के सारे बहुत ही इजी चैप्टर होने वाले हैं। इसमें ना तो कोई फॉर्मूला रहेगा ना कोई रूल रहेगा, सिर्फ एक चीज रहेगी। मैं आपको वो एक चीज अभी बता देता हूँ, ठीक है। इमोशंस, और इमोशन में बिल्कुल नहीं बहना है। क्वेश्चन करते हुए आपको एक तो क्वेश्चन अपने आप पे नहीं लेना है, सबसे पहली बात, ठीक है। आप चीजें नोट करते जाइए या फिर सुनते जाइए। क्वेश्चन आपको अपनी पर्सनल लाइफ पे नहीं लेना है, आपको पर्सनल एजेंडा पे नहीं लेना है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जिसको पढ़ के हमें क्या पॉजिटिव वाइब्स आती है, ठीक है, क्योंकि हम फेमिलियर होते हैं उस चीज से। जैसे कि आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, ठीक है, या फिर किसी कम्युनिटी को पसंद करते हैं, तो उस कम्युनिटी को प्रेज किया जा रहा है, हालांकि वो रॉन्ग काम कर रही है तभी भी, ठीक है, वो पार्टी कुछ गलत कर रही है लेकिन आपको वहां पर प्रेज किया जा रहा है किसी लाइन में, और आप क्या करते हो, वहां पर डिफेंड कर लेते हो कि आपको वो पार्टी पसंद है, आपको वो कम्युनिटी पसंद है, ठीक है। तो आप वहां पर क्या एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। तो आपको यहाँ पर इन क्वेश्चन को करते हुए कभी इमोशनल नहीं होना, ठीक है, हमेशा प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। एज अ मीडिएटर रहना है, दोनों पक्ष को सुनना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत फायदा होता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हम किसी एक की साइड नहीं ले पाते, तो लॉजिकली करेक्ट हमें होना पड़ता है। लॉजिकली हमें क्या करना पड़ता है, ना तो हमारी बात इधर से बिगड़े ना इधर से बिगड़े, ठीक है। तो आपको वही न्यूट्रल रहना है। सबसे पहला पॉइंट आपको न्यूट्रल रहना है, दूसरा पॉइंट आपको प्रैक्टिकल रहना है, तीसरा पॉइंट आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, और चौथा पॉइंट आपको एक डिसीजन मेकर बनना है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑफिशियल चीज अगर किसी ने बोल दी है स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, तो उसको सच मान के चलना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि रेफरेंस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई प्रेस रिलीज हो गई, ठीक है, ये सब चीज होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इसके रूल सीखते रहेंगे। फिलहाल हम कॉज एंड इफेक्ट पे चलते हैं आज। कॉज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, कारण और प्रभाव। A cause is why something happens. An effect is what happens. Look for clue words such as if, then, because, since and so. ठीक है, देखो एक देसी भाषा में आपको सीधे सीधे बताऊं, कॉज होता है कारण, ठीक है, और इफेक्ट होता है उसका प्रभाव, ठीक है। किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लगा, ठीक है, मैंने उसका पलट के उसको जवाब दिया, ठीक है। तो मेरा जवाब देना क्या था, वो कारण था जो उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूं कि मैं आज बैंक नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं आज बैंक नहीं जाऊंगा किसी भी कीमत पर। तो ये क्या है, इफेक्ट है, ये किसी कारण का इफेक्ट है, ठीक है। मैं आज बैंक नहीं जाऊंगा, क्या कारण, भाई कारण ये हो सकता है मेरे को फीवर हो रहा है, ठीक है, इस फीवर के कारण क्या इफेक्ट पड़ा कि मैं बैंक नहीं गया, सिंपल सा एक लॉजिक है। तो हमें क्या ढूंढना है, एक कारण के पीछे प्रभाव ढूंढना है, सॉरी प्रभाव के पीछे जो कारण है वो ढूंढना है। लेकिन हम कारण के पीछे प्रभाव भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, हमें जो ऑप्शन दिए होते हैं वो ऐसे दिए होते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इट्स इफेक्ट, यानी पहली स्टेटमेंट कारण है, दूसरा प्रभाव है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, प्रभाव है, पहला क्या है, कारण है, ठीक है, या पहला प्रभाव है दूसरा कारण है, ठीक है, या फिर दोनों ही क्या है, प्रभाव है किसी सेम कारण के, या फिर दोनों ही क्या है, प्रभाव है किसी अदर कारण के, ठीक है। तो ऐसे हमें ऑप्शन दिए जाते हैं। अब देखो यहां पर क्या बता रहा है वो,
कॉज एंड इफेक्ट में ज्यादा कुछ रूल नहीं है, ठीक है, रूल आपको आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अ कॉज इज वाई समथिंग हैपन, कॉज क्या है, क्यों कुछ हुआ, कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, और इफेक्ट कि क्या हुआ है उसके कारण, वाई व्हाट। कॉज एंड इफेक्ट आर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मैंने आपको इस में बताया था कि अगर कुछ एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी आएगा, ठीक है ना। रिमेंबर दैट नो इफेक्ट कैन अकर विदाउट कॉज, ठीक है, कोई भी इफेक्ट बिना किसी कारण के हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। नो इफेक्ट कैन बी इट्स ऑन कॉज, कोई भी इफेक्ट अपना खुद का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। एवरी कॉज मस्ट प्रोड्यूस एन इफेक्ट, हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होगा ही होगा। कॉज और इफेक्ट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, अलग अलग उनको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आप पढ़ सकते हैं। अब सीधे सीधा मैं आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, आज बीच में ले आता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कॉज एंड इफेक्ट में आपको करा रहा हूं। देखो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बता दूं, दोनों ही इफेक्ट भी हो सकते हैं, एक कॉज और इफेक्ट भी हो सकता है, दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं किसी सेम कारण के, या फिर दोनों ही इफेक्ट हो सकते हैं किसी अलग अलग कारण के, ठीक है। अब वो देखो ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, मैं आपको सीधा सीधा आंसर बनाऊंगा। Senior citizen of the city have complained about the late night disturbance caused due to loudspeaker used during festivals। पहली लाइन की हिंदी और देसी भाषा ये है कि जो सीनियर सिटीजन है, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कंप्लेन की है। किस चीज की कंप्लेन की है, कि उन्हें लेट नाइट यानी देर रात को डिस्टरबेंस होती है, यानी डिस्टरबेंस होती है। क्यों होती है डिस्टरबेंस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर चल रहे हैं फेस्टिवल के दौरान, ठीक है, इसलिए उनको नींद नहीं आती और वो कंप्लेन करते हैं। हम ये अपने आप से सोच सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दो द गवर्नमेंट हैज इशूड अ डायरेक्टिव बैनिंग लेट नाइट सेलिब्रेशंस इन्वॉल्विंग यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन सम ऑफ द एरियाज। गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन इशू की है कि लेट नाइट सेलिब्रेशन को बैन किया जाएगा, ठीक है, और लाउड स्पीकर्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं किया जाएगा, या फिर जिसमें लाउड स्पीकर का यूज हो रहा है सिर्फ वही वाले लेट नाइट सेलिब्रेशंस। और ये भी पाया कि ये कहीं कहीं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने लेट नाइट सेलिब्रेशन बैन कर दिया, कुछ लोगों ने कंप्लेन करी है, उस वजह से गवर्नमेंट ने बैन किया, ठीक है, वरना गवर्नमेंट को क्या पड़ी थी, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने बैन किया है किस वजह से, क्योंकि सीनियर सिटीजन ने कंप्लेन की है। तो पहला क्या है, कारण है, और दूसरा इसका प्रभाव है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज अ कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट 1 कॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरेंट्स इन द लोकेलिटी डिसाइडेड टू स्टॉप सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स बाय प्राइवेट व्हीकल्स, ठीक है। पेरेंट्स जो लोकल के हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे प्राइवेट व्हीकल से, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है प्राइवेट वैन का, इसमें स्कूल चिल्ड्रन जा रहे थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और कुछ लोग इंजरी हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, देखो दूसरा क्या होगा, कारण होगा, और पहला उसी कारण का क्या होगा, प्रभाव होगा। यानी स्टेटमेंट 2 इज अ कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट 2 कॉज, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स ने क्या होगा, सुना होगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कुछ बच्चे मर गए, और वो एक्सीडेंट भी क्या है, देखो प्राइवेट वैन है। यहाँ पर ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, उन्होंने प्राइवेट व्हीकल में जाने से ही रोका है और प्राइवेट का ही एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उनके दिमाग में क्या आ गया कि प्राइवेट वैन वाले रिस्पॉन्सिबल है या फिर सही से नहीं चलाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सिटी ऑब्जर्व लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द लास्ट डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल। accompanied by heavy fog during the week, ठीक है।
सिटी ने सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया है, यानी लोवेस्ट टेम्परेचर, क्योंकि हैवी फॉग थी ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स फ्रॉम द सिटी वर इनडेफिनेटली डिलेड कॉजिंग पैनिक अमंग द पैसेंजर्स। बहुत सारी फ्लाइट क्या होगी, इनडेफिनेटली डिलेड हो गई, टाइम ही नहीं पता उनका। ठीक है, और ये पैनिक क्रिएट कर रही है पैसेंजर्स के अंदर। अब यहां पर देखो, जो सेकंड वाले में फ्लाइट डिले हुई है उसका कारण नहीं हमें पता भाई। फर्स्ट में तो हमें क्या पता है कि फॉग हो रही है, यानी ठंड का समय है, इसलिए लोवेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब फ्लाइट जो डिले हुई हैं वो किसी और कारण से भी तो हो सकती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ठंड की वजह से डिले हुई हो। ठीक है, अब देखो फ्लाइट डिले हुई है तो किसी ना किसी कारण की वजह से हुई है, तो यानी ये क्या है, इफेक्ट है। अब सिटी ने ऑब्जर्व किया है लोवेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी एक इफेक्ट है। इसका ठंड का इफेक्ट है ये। ठीक है, तो ये तो ठंड के इफेक्ट की वजह से हुआ है, और ये हमें पता नहीं किसी कौन से इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस, मतलब दोनों तो इफेक्ट तो हैं दोनों, लेकिन अलग अलग कारण के इफेक्ट हैं, एक ही कारण का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, बोथ आर द इफेक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉजेस। ठीक है, तो ऐसे हम जज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स द जॉब मार्केट हैज इंप्रूव्ड फॉर द प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूथ। पिछले कुछ सालों में जो जॉब मार्केट है वो इंप्रूव हुई है, वो ज्यादातर प्रोफेशनली क्वालिफाइड यूथ को ही ले रही है। ठीक है, मैनी यूथ आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब देखो पिछले कुछ साल में इंप्रूव किया है किसने, जॉब मार्केट ने, किस लिए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड जो यूथ आ रहे हैं वो। ठीक है, अब यहां पर देखो कुछ यूथ हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो सीधी सी बात है, देखो ये भी क्या है, बिल्कुल सेम ये वाला आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, कुछ यूथ को जॉब नहीं मिल रही है, यहां पर ये तो नेगेटिव बात कह रहा है कि जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन ये क्या ऊपर क्या कह रहा है कि जॉब मार्केट इंप्रूव हुई है। तो अगर जॉब मार्केट इंप्रूव हुई है तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है, तो कारण और प्रभाव तो हो नहीं सकता ये। ठीक है ना, दोनों क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट कॉज के, क्योंकि यहां पर मार्केट इंप्रूव हुई है। ठीक है, जॉब के लिए तो कोई ना कोई कारण रहा होगा इसके पीछे, और यहाँ पर कुछ लोगों को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है तो उसका भी कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन सेम कारण तो नहीं हो सकते। अगर मान लो किसी कारण की वजह से जॉब इंप्रूव हुई है तो इनको भी जॉब मिलनी चाहिए थी फिर तो। ठीक है ना, तो दोनों इफेक्ट तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट कॉजेस को। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5th, ड्यूरिंग पीक आवर्स रोड आर ओवर क्राउडेड विद व्हीकल्स कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द सिटीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट घंटों में जो रोड्स हैं वो ओवर क्राउडेड हो गई हैं, किससे, व्हीकल से, जिससे कि ट्रैफिक जैम होता है सिटी के काफी पार्ट्स में। मैनी कंपनीज आर प्लानिंग टू लॉन्च लो प्राइस्ड व्हीकल्स। ठीक है, देखो ये भी सेम वही है। अब भाई ट्रैफिक हो रहा है, ठीक है, ट्रैफिक जैम हो रहे हैं सिटी में। अब ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, ठीक है, वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदे होंगे। ठीक है, या फिर क्या होगी, रोड छोटी होगी। ठीक है, या फिर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो ये क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, और कुछ कंपनी ने प्लानिंग करी है लॉन्च करने की लो प्राइस्ड व्हीकल्स। देखो प्राइस की वजह से तो ट्रैफिक कम नहीं होगा ना। अब लो प्राइस्ड व्हीकल लोग होंगे तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, और ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा रोड पे आएंगे, इससे कि ट्रैफिक जाम लगेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिलेशन वैसे तो बन रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली सोचे तो दोनों में कोई मेल नहीं बैठ रहा है दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, दोनों इफेक्ट हैं किसी अलग अलग कारण के। ठीक है, तो तीनों का आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एटलीस्ट 25 पीपल वर सीरियसली इंजर्ड व्हाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन अ वीकेंड। ठीक है, कम से कम 25 लोग इंजर्ड हुए हैं, वीकेंड पे जा रहे हैं, कहां पर, पिकनिक। ये तो हो गया कारण, ये तो हो गया इफेक्ट।
इफेक्ट हो गया क्या कि भाई इंजरी हो गई। किस वजह से इंजरी हुई उसको? क्योंकि वो पिकनिक मनाने जा रहे थे वीकेंड पे। द बस इन विच पीपल आर ट्रेवलिंग मेट विद एन एक्सीडेंट वाइल टेकिंग टर्न ऑन हाईवे। हो सकता है भाई बस जा रही होगी पिकनिक पे, एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए लोग इंजर्ड हो गए। स्टेट गवर्नमेंट हैज बैन ऑल पिकनिक्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ विद इमीडिएट इफेक्ट। नो, इमीडिएट इफेक्ट में कोई बड़ा कदम लेगा हमेशा उसको नेगेटिव करेंगे, ये बात ध्यान रखना। इमीडिएट इफेक्ट में कोई भी बड़ा कदम लिया जाएगा, सारी पिकनिक को बैन नहीं कर सकते हम, ठीक है। क्या पता एक पर्टिकुलर किसी ड्राइवर की गलती हो, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द बस इन विच द पीपल वर ट्रेवलिंग डिड नॉट रिपोर्ट आफ्टर रीचिंग द हॉल्टिंग प्लेस ऑफ द जर्नी। कोई मतलब ही नहीं बैठता, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट है, तो ओनली वन हमारा फॉलो कर सकता है। भाई चोट इसलिए लग सकती है ताकि एक्सीडेंट हो गया उनका। क्वेश्चन नंबर 7, मार्किंग अ मेजर इनिशिएटिव फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के एक मेजर इनिशिएटिव, अर्बन डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया है, 3 लाख करोड़ का बजट है, ठीक है, अगले 5 साल में। इसका इफेक्ट क्या होगा? ये तो एक कारण है। एक कारण क्या है? एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारी सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट के लिए कि वो स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, उसमें 3 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे अगले 5 साल तक, ठीक है। ये तो एक कारण है। अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। गलत, यहाँ पर रूरल वर्ड आ गया और यहाँ पर उसने सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट की बात करी है। ये चीज फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पर रूरल एरियाज आ गया, गलत। स्कैर सिटी ऑफ हाउसेज विल बी रिमूव्ड, ठीक है, दिस कैन बी, ठीक है। स्कैरसिटी ऑफ द हाउसेज विल रिमूव, ठीक है, यानी जो घरों की कमियां थी वो हट सकती हैं क्योंकि स्मार्ट बनेंगे तो हाउसिंग भी उसको, गरीब लोगों को हाउसिंग वाली स्कीम्स भी मिलेंगी। ऑल द विलेजेस हैव पक्का हाउसेस, वी कांट से दिस, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है। तो हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब उसने पहले बता दिया कि आपको इफेक्ट है। इफेक्ट किस चीज का है? द 40th एडिशन ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज ऑल सेट टू बी इनोग्रेटेड ऑन मंडे। एक 40वां एडिशन हो रहा है न्यू दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का, बट ऑल द 6 स्टॉल्स रिजर्व्ड फॉर पाकिस्तानी पब्लिशर might remain empty. A contingent of at least 20 publishers from the neighbor country was expected in India this week, but is yet to get visa. देखो कहने का मतलब ये है, एक 40वां एडिशन होने वाला है नई दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर का, मंडे को इनॉग्रेशन होना है उसका, ठीक है। 6 स्टॉल रिजर्व किए गए थे पाकिस्तानी के लिए, 6 स्टॉल्स रिजर्व थे, ठीक है। और कम से कम 20 पब्लिशर आने भी थे हमारे पाकिस्तान वाली कंट्री के, लेकिन उनको अभी तक वीजा नहीं मिला है। ये इफेक्ट है। ये किस कारण का इफेक्ट है ये बताना है हमें। लास्ट मंथ इंडिया वाज डिफीटेड बाय पाकिस्तान इन द क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन कंट्रीज। नो भाई, क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया इसलिए उन्होंने वीजा नहीं दिए, ठीक है। ये रीजन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखो, पाकिस्तानी बुक्स आर चार्ज्ड अ हायर प्राइस देन द वंस पब्लिश्ड इन इंडिया। पाकिस्तान की बुक जो है वो हायर प्राइस चार्ज कर रही है जो कि इंडिया की है। देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पर वीजा की है, ठीक है। वीजा नहीं मिला। वीजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, बस वही बात है। ओनली 3 हमारा आंसर होगा। हमें क्या देखनी है? प्रॉब्लम जिस वजह से काम नहीं हो रहा है उस प्रॉब्लम का कारण देख लो आप क्या है, ठीक है, सीधा सीधा रिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, कंपनी वाई हैज चेंज डिलीवरी स्लॉट्स फॉर मैनी ऑफ इट्स ऑर्डर। कंपनी वाई ने डिलीवरी स्लॉट्स चेंज कर दिए हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? भाई स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है, एकदम से डिमांड आ गई है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की हो सकता है, और उनके पास एडिकेट लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है डिलीवरी करने के लिए, ठीक है। तीनों रीजन हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कॉज एंड इफेक्ट का। मैं आपको 10-10, 12-12 क्वेश्चन ही कराऊंगा इनके, आपको सिर्फ पता होना चाहिए इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है।
द गवर्नमेंट विल बाय 15,000 टन ऑफ अनियंस फ्रॉम फार्मर्स टू क्रिएट अ बफर स्टॉक। सरकार 15,000 टन फार्मर से खरीद रही है प्याज, उसको एक बफर स्टॉक यानी एक साथ इकट्ठा करना चाहती है ताकि वो प्राइस जब राइज हो तो उसको यूज कर सके, मार्केट में उसको डाल सके। इसके पीछे क्या अनाउंसमेंट हो सकता है? द शार्प राइज इन प्राइस हैड फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बूस्ट सप्लाई इन द मार्केट बाय परचेजिंग अनियंस फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, देखो एकदम से प्राइस बढ़ गया अनियन के, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, उनको बफर स्टॉक उसका इकट्ठा कर देना चाहती है। ठीक है, ताकि सप्लाई क्या हो जाए, बूस्ट हो। ठीक है, सप्लाई बूस्ट हो। अब देखो सीधी सी बात है, यहां पर ये फॉलो कर सकता है। क्यों फॉलो कर सकता है? कि जब अब यहां पर देखो कि उसने ये बोला है कि प्राइस राइज होंगे। ठीक है, यहां पर शॉर्टेज नहीं बताई। अगर अनियन की शॉर्टेज बताता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। एक तो शॉर्टेज हो रही है और ऊपर से गवर्नमेंट उसको बफर स्टॉक करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर प्राइस राइज की वजह से बफर स्टॉक कर रही है, प्राइस राइज हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको सप्लाई और डिमांड के फैक्टर को इक्वल करना चाह रही है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द गवर्नमेंट विल इंटरवेन इन द मार्केट इफ देयर इज एनी प्राइस राइज इन द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हाँ, ये भी हो सकता है। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर कोई प्राइस राइज होगा तो नेगोशिएट करेगी। ठीक है, मार्केट में अपना प्याज को देगी कि भाई हम इतना प्याज दे रहे हैं आप, लेकिन प्राइस क्या कर दो, कम कर दो। इससे क्या रहेगा, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारे सामने कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो रीजनिंग की वीडियो आएगी मैं उसमें आपको कोर्स ऑफ एक्शन बताऊंगा, और हमारी नेक्स्ट वीडियो क्वांट में एजिस की आने वाली है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को दोबारा दबाना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।